जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और टैली की इस क्लास में, अकाउंटिंग की इस क्लास में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सप्लाई पढ़े, आईटीसी पढ़े, टैक्स लाइबिलिटी पढ़े। आज रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर जैसे डीलर भी दो टाइप के होते हैं, जैसे आपने सप्लाई दो टाइप की पढ़ी, वैसे ही डीलर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर डीलर और एक होता है कंपोजिशन डीलर। कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो होते हैं, एक रेगुलर डीलर होता है और एक कंपोजिशन डीलर। तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है वो रेगुलर डीलर डीलर के अंतर्गत आते हैं, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से बिलो होता है वो कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत आते हैं। तो रेगुलर डीलर को अनिवार्य होता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए। अच्छा, इसको अधिकार ये भी है कि लोगों को टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देगा और लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, यानी दोनों का अधिकार इसको प्राप्त है, टैक्स लेगा भी और देगा भी। लेकिन कंपोजिशन डीलर को अधिकार नहीं है, वो ना टैक्स लेगा ना देगा, अपने टोटल इनकम का 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देगा। ठीक है, तो यही सब बात है। टर्नओवर किसे कहते हैं बच्चों? कोई पूछेगा टर्नओवर किसे कहते हैं, तो जितने का हम सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। याद रखिएगा, जितने का हम सेल करते हैं वही हमारा टर्नओवर कहलाता है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके लिए हमें हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, वो जरूरी है। पैन कार्ड होगा। कितने अंकों का पैन कार्ड होता है? 10 अंकों का, जिसमें 6 अल्फाबेट्स और 4 नंबर होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें एक 15 अंकों का GSTIN प्राप्त होता है। GSTIN, जीएसटी का पूरा नाम आप लोग जानते ही हैं। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएन मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईएन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कितने अंकों का होता है? 15 अंकों का होता है, और जिसमें स्टार्टिंग के 2 अक्षर स्टेट के कोड होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कोड 09 है, बिहार का 10 है, दिल्ली का 07 है। वैसे ही याद रखेगा, तो स्टेट कोड क्या होता है? 09 होता है। तो स्टार्टिंग में जो होते हैं दो, वो स्टेट कोड होते हैं। उसके जस्ट बाद जो 10 अंक होते हैं वो आपका पैन नंबर होता है। और आखिरी के 3 जो होते हैं वो बिजनेस कोड होते हैं, जिसमें 3 चीज क्या क्या होता है? एंटिटी कोड, ब्लैंक और चेकसम डिजिट। कितने अंकों का होता है जीएसटी नंबर? 15 अंकों का होता है। और जीएसटीआईएन का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। लिख लीजिएगा या फिर दिया हुआ होगा, ये रहा लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हेलो, अच्छा सोनू, हाँ बोलो। हेलो, अच्छा अच्छा, कर ठीक। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग जो समझ में आ गई बात नहीं। तो स्टार्टिंग के 2 क्या होते हैं बच्चों? स्टेट कोड होता है। बाकी के 10 क्या होते हैं? पैन नंबर। और आखिरी के 3 क्या होते हैं? बिजनेस कोड। बिजनेस कोड में क्या क्या? एंटिटी कोड, ब्लैंक, चेकसम डिजिट। यानी कि अगर कोई जीएसटी नंबर अपना बता रहा है तो आप जीएसटी के नंबर से आप उसका पैन नंबर जान सकते हैं। समझ गए ना? ठीक। अब बोला है इसके बाद से थ्रेशोल्ड लिमिट की बात किया हुआ है, वही लिमिट जो क्रॉस कर लेते हैं, जो टर्नओवर इनका ज्यादा हो जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह कब मिलता है? प्राइवेट बैंक तो आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है क्रेडिट कार्ड, खुद ही पीछे पड़ा होता है, क्यों? क्योंकि रिस्क लेता है। सरकारी बैंक में अगर आप जाए क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपकी यही सब लिमिट वगैरह चेक करते हैं लोग, कि आपकी मतलब बैलेंस खाते में रहता है कि नहीं रहता है, प्रॉपर ट्रांजेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, मेंटेनेंस कैसा है, हाँ आपकी क्रेडिट लिमिट कैसी है, सिविल स्कोर कैसा है, ये सारी चीजें। सिविल स्कोर बनता है तभी जब आप पैसा मेंटेन रखते हैं, और फिर उसके बाद जब कार्ड लेने के बाद से कर्ज ले रहे हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड एक कर्ज ही ना है, और फिर बाद में उसको टाइम से पेमेंट करते हैं, ये सब चीजें होती है। समझ रहे हैं बात को? तो वही सब चीजें कहा है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, अगर है तो ठीक है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, गवर्नमेंट बैंक सबको नहीं देता है ये सब चीजें, जिसको मांगेगा लगेगा कि वो एलिजिबल है तभी देगा। सैलरी स्लिप वगैरह सब मांग लेता है, तब जाकर आपको मिलता है, क्योंकि अब पता चले आप खाते में रख रहे 56 पैसा और चल गया क्रेडिट कार्ड लेना। ठीक है, समझ रहे ना? तो गवर्नमेंट बैंक रिस्क के लिए नहीं देता है, उसको चाहिए भाई पूरा पुख्ता सबूत चाहिए, आपका प्रोफेशन क्या है, कहाँ जॉब करते हैं, किस सेक्टर में, सब कुछ इंक्वायरी करेगा। उसके बाद भी कई दिन तक वेरिफिकेशन चलेगा, 20-25 दिन हमेशा कॉल आता है, 3 दिन में 3 बार कॉल आएगा, आराम से बतियाइए दबा के। समझ रहे ना? तब जाके। और प्राइवेट में क्या है, एक बार अप्लाई करिए घरे पहुंच गया, हफ्ता दिन 10 दिन के अंदर, तो यूज करिए, क्योंकि वो जानता ना हाई क्रेडिट कार्ड का है क्या,
इस महीने में खरीदारी करिए, अगले महीने में पेमेंट करिए। अगर अगले महीने में पेमेंट नहीं किया 5 तारीख तक तो 1,000 रुपये पेनाल्टी प्लस 35% ब्याज, मात्र 35% समझ ही रहे होंगे। जहाँ सालाना 7% ब्याज दे रहा है वहाँ 35% वसूलेगा आराम से, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा भी चीज है और बहुत गड़बड़ चीज है। पैसा नहीं होने के बाद भी लोग क्रेडिट कार्ड की वजह से खरीद लेते हैं, अब बाद में पछताते हैं। ठीक है। कहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं उन्हें अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। जिनका भी एनुअली एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत टैक्सेबल आता है या एग्जेम्प्ट आता है या एक्सपोर्ट सप्लाई आता है वो शामिल किया गया है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या क्या दी गई है, ये सारी चीजें। अच्छा, कहा गया स्पेशल कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, इनके लिए 20 लाख का दिया गया है। अब काफी चीजें परिवर्तन हो गई है, इसको पुराना उराना है, नया चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और क्या क्या मैंडेटरी है, अनिवार्य है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए एक बार पढ़िएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। कहा है उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो इन कैटेगरी के भीतर आएंगे। अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल करता है, यानी कि अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ रहे हैं, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर भी ज्यादा ना हो तभी भी। समझ गए। ठीक है। उसके बाद बोला अगर कोई भी कैजुअल, क्या है, कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसका एनुअल टर्नओवर लिमिट से कम हो क्यों ना। अच्छा, लिमिट कम होगी फिर भी ये करना पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह लिख पड़िए अगला, जो बिजनेस रिवर्स चार्ज आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मतलब लिमिट के अलावा भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप अदर स्टेट से कोई काम कर रहे हैं तो। ये सारी चीजें दी हुई है, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं है कि जो वो ना किया, यहाँ से पढ़ने लायक है। अब टाइप्स ऑफ डीलर, अभी जस्ट बताया उन्होंने, कितने टाइप के डीलर होते हैं, 2 टाइप के डीलर होते हैं। कौन कौन से, रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर और कंपोजिशन टाइप्स ऑफ डीलर। रेगुलर डीलर इसमें 1 करोड़ दिया है, आप लोग चेंज करिएगा 1.5 करोड़ कर लीजिए। तो नोट्स में 1 करोड़ लिखा होगा, उसको 1.5 बना लीजिए तो। हो गया, बस चेंज कर लीजिएगा कि रेगुलर डीलर वो कहलाते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। अच्छा, ये लाइबल है, कौन, रेगुलर डीलर, वो क्या करेंगे, टैक्स देंगे भी और टैक्स कलेक्ट भी करेंगे, लेकिन कंपोजिशन डीलर को ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा आप लोग, यही डिफिनेशन है, एक तरीका है ताकि एक्सप्लेन कर पाएंगे आप इन सब चीजों को। ठीक है। हो गया, चलिए। अब लिखा हुआ है ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रेगुलर स्कीम में कराना होगा। ऐसे डीलर जो अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा कर सकते हैं। ऐसे डीलर्स को टैक्स कलेक्ट करने के लिए मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है। ये होता है टैक्स पेबेबल इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी माइनस इनपुट आईटीसी। कल लिखवाए थे ना आईटीसी, और वो समझाए थे। तो मैं ये नहीं कहा था टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी घटा देंगे उतना ही टैक्स देना होगा, तो 6 रुपए में 5 रुपए घटाए थे 1 रुपया हुआ था। वही चीज, यही इक्वेशन वहां है, देख लीजिए। चलिए, चले आगे।
चलिए, अब कंपोजिशन की बात सुन लीजिए। ऐसे डीलर जिनका एनुअल टर्नओवर जो होता है 1 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ से कम हो, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी कंपोजिशन की स्कीम के हिसाब से कराना होता है। अच्छा, वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या नियम है सुन लीजिएगा। ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंटेज, जैसे करंट में 1% चल रहा है, क्या करना होता है, क्या करना होता है, 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को क्या करना होता है, जमा करना पड़ता है। अच्छा, इसको अधिकार ना नहीं है, ना टैक्स लेगा ना टैक्स देगा। क्या ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है और ना ही टैक्स इनवाइस इशू करने की जरूरत है। अच्छा, इनवाइस की बात क्यों किया है, अभी आगे पढ़ेंगे। इनवाइस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चों, दो टाइप। एक होता है टैक्स इनवाइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई, दो टाइप का होता है। डीलर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, वो भी दो ही टाइप के, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। और कितने टाइप का सामान आप बेचते हैं, एक तो टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं जिसपे टैक्स लगा होता है, और एक एक सामान बेचते हैं एग्जेम्प्ट जिसपे कर मुक्त होता है। यही ना, यही होता है ना। तो इनवाइस दो टाइप के होते हैं, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। डीलर भी दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन। और दो टाइप की चीजें भी आप बेचते हो, एक तो टैक्सेबल चीज बेचते हो और एक क्या बेचते हो, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब कर। ठीक है, अभी आएगा डिटेल में समझाएंगे इसको। कहा है हाँ ठीक है। ऐसे डीलर्स केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, यानी 3 माही। ऐसे डीलर्स को आईटीसी प्राप्त नहीं होती। आईटीसी प्राप्त ना होना मतलब समझ रहा ना, जब ये टैक्स देंगे ही नहीं, परचेज करते समय जब टैक्स देंगे ही नहीं तो आईटीसी मिलेगी। आईटीसी उसी को बोला जाता है कि परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं। आईटीसी का ये तो डेफिनेशन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बोला है कि ऐसे डीलर्स कलेक्ट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बताइए दिए आप लोग को, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा ना। चलिए, अब थोड़ा कंपेरिजन किया है कंपोजिशन और रेगुलर में, क्या फर्क है थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे कहा है कि कोई दोनों डीलर अगर ये कोई सामान खरीद रहे हैं सेम रेट पे, जैसे मान लो 25,000 का सामान कर रहा है कंपोजिशन, तो कंपोजिशन क्या करता है, 25,000 का सामान खरीदा, 25,000 का अगर 5% टैक्स दे रहा है जीएसटी के रूप में, कितना हुआ, 1,250 रुपये हुआ ना। और ये भी यहाँ 25,000, 2500 नहीं होगा, यहाँ 25,000 कर लीजिएगा आप लोग, 2500 नहीं 25,000 होगा, कर लीजिएगा। हो गया। अब देखिए, और जीएसटी इसको भी 5% चार्ज हो रहा है, कितना हुआ, तो 25,000 का 10% होता है 2,500 रुपया, और 2,500 का आधा कर दीजिए तो आपका 5% हो जाएगा। 2,500 का आधा कितना होगा, 1,250 रुपया। देखिए दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है ना। उसके बाद देखिए क्या आगे देखिए, कंपोजिशन डीलर का कास्ट यानी कितना हो गया, 26,205, दोनों जोड़ के हो जाता है ना, टैक्स प्लस अमाउंट कितना हो गया, 26,205, इसका भी जोड़ लीजिए 26,250। अब मान लो अगर मार्जिन मिला है 10% का, तो यानी 10% का मार्जिन मतलब हो गया 2,625 रुपए, एक जीरो कम कर दीजिए, 2,625 रुपए। और इसको भी 10% मार्जिन हुआ है, तो इसको मार्जिन मिलता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, देखो 25,000 रुपये मिला है, और इसको मिला है टोटल कॉस्ट पे, यानी इसको 2,625 छूट मिला है, इसको मात्र 2,500 ही मिला, देख रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट पे इसको मिला है, टोटल जीएसटी जोड़ने के बाद दिया है। ठीक है, अब यानी इसका दाम कितना हो गया, 26,250 में 26 जोड़िए तो 28,875, और इसका 27,500 मात्र हो गया। यानी अब सेल्स प्राइस कितने का बेचेगा ये, 28,875 का बेचेगा, और ये कितने का बेचेगा, 27,500 का। अब चूंकि ये जीएसटी टैक्स तो कलेक्ट करेगा नहीं, टैक्स लेगा नहीं, यानी ये इतने में बेचेगा, लेकिन ये रेगुलर वाला
27,500 का 5% जीएसटी लेगा। कितना जीएसटी आएगा तब? अब वही बताइए, यहाँ पे जीएसटी दिया कितना था? 1250 रुपया। अब कलेक्ट कितना कर रहा है? 1375 रुपया कलेक्ट कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि दिया था 1250 जीएसटी के रूप में, अब कलेक्ट कर लिया 1375। हेलो, यानी कि कितना का अंदर, कितने का अंदर कितना हो रहा है? 125। हाँ, 125 रुपया। यही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी आप दिए थे हमको 1285 टैक्स, और वसूल कितना लिए? 1375। एक नया एक्स्ट्रा वसूल लिए, दीजिए हमको, तब आपका हिसाब किताब बराबर होगा। तो सच्चाई देखा जाए तो कितना जीएसटी दे ही रहे हैं, मात्र 125 रुपया। बाकी तो आपके जेब में आ ही जा रहा है वापस। क्यों? तो यानी कस्टमर की प्राइस कितनी पड़ेगी? देखिए, घूम हुआ के बतिया आ गया कि नहीं आ गया? 28,875। इसका भी देखिए आ गया कि नहीं आ गया बात घूम हुआ के? हाँ, अब 28,875। अब आईटीसी कितने की देनी पड़ेगी यहाँ पे? बताया ना जी, अंतर कितने का आएगा? यानी 125 रुपया देगा ये टैक्स। मतलब आईटीसी पे करेगा ना, टैक्स पे करेगा ना गवर्नमेंट को। कितना पे करेगा? 125 रुपया। और ये टोटल इनकम का 1%, 289 रुपया। हाँ, यही तो ज्यादा कलेक्ट भी तो किए हैं। मर्चिनों का नहीं आपस में जोड़ लिया है, सब कर लिया है। हाँ, इसीलिए सब लेते हैं सब दबा के। समझ गए ये बात ना? अब देखिए, ये टोटल इनकम का 1% दिया 289 रुपया। और क्या किया जो अंतर है कि 1250 दिया था टैक्स और कलेक्ट किया 1375। बस उन दोनों का अंतर। जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। देख लीजिए, तो इसको मात्र कितना टैक्स पे करना पड़ा गवर्नमेंट को? अरे भाई वहां तो किया ही था, यहाँ और कर लिया। और वहां से ये तो ये भी थे 1250 का। लेकिन प्लस 289 या प्लस 125 है, अंतर नहीं है ना? ठीक लग रहा है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। हाँ, चलिए अब इनवाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। कहा इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लेंसेस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी में दो प्रकार की इनवाइसेस होते हैं, एक टैक्स इनवाइस और दूसरा पढ़ाई है। टैक्स इनवाइस का होता है कि जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचता है तो टैक्स इनवाइस इशू होता है। और जब वही रेगुलर डीलर ऐसा सामान बेचेगा जिस पर टैक्स लगा ही ना हो, एग्जेम्प्ट, तो क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्स वाली चीज बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई इशू होगा। यानी टैक्स ऑफ इनवाइस एक ही कंडीशन में इशू होता है, जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचेगा तभी। चलिए एक डायग्राम दिया, उसको समझ लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए नीचे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है? डीलर, रेगुलर डीलर, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर। ठीक है, अगर रेगुलर डीलर कौन सा सामान बेचता है? टैक्सेबल का मतलब, टैक्सेबल का मतलब, टैक्सेबल का मतलब होता है बच्चों ऐसा सामान जिसपे क्या लगाओ? टैक्स लगाओ। ठीक है, तो क्या होगा? टैक्स इनवाइस इशू होगा। और ऐसा सामान बेच रहा है जिसपे टैक्स ना लगाओ तो बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन, दोनों ही कंडीशन में, चाहे बिना टैक्स वाली चीजें बेचे या टैक्स वाली चीजें बेचे, क्या इशू होगा? ये टैक्स इनवाइस सिर्फ एक ही कंडीशन में इशू होता है, रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचेगा, टैक्स इनवाइस इशू करेगा, बात खत्म। बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। तो दिक्कत है? हाँ, समझ में आ गया ना? कितने टाइप के इनवाइस होते हैं बच्चों? इनवाइस कितने टाइप के होते? दो टाइप। कौन कौन से इनवाइस होते हैं? टैक्स इनवाइस और, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, टैक्स इनवाइस कब इशू किया जाता है? जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचेगा तो टैक्स इनवाइस। और बिल ऑफ सप्लाई जब एक रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीजें बेचेगा तो बिल ऑफ सप्लाई। आप कंपोजिशन का दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई हो। अब एक्सेशन नंबर वगैरह दिया है। एक्सेशन का पूरा नाम भी होता है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, ये उसका पूरा नाम होता है। कई जगह अपने वहाँ एक्सेशन, कई जगह सैक कोड कहते हैं। जैसे अपने वहाँ पिन कोड और बाकी जगह जिप कोड होता है ना? जिप कोड और अपने वहाँ पिन कोड, वैसे ही एक्सेशन नंबर 2, 4, 6, 8 अंकों के होते हैं, जिससे हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी वो चीजें पता चल पाती है। समझ रहे हैं ना? जैसे मेडिसिन वगैरह लिखते हैं तो उसमें नहीं सीरियल नंबर वगैरह होता है, वैसे ही है। ठीक है, वही है 2, 4, 6, 8 जो भी होगा, ये सारे होते हैं। ठीक है, दो तीन चीज और लिख लीजिएगा आप लोग। जीएसटी R1 जो होता है वो जीएस सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हम बोलते हैं फील्ड एरिया, हो गया, हो गया ना, मिला है, बताया नहीं है, चेक एक बार कॉल करो उधर से, देखो हो गया ना, कॉल कर दो एक बार उधर। हो गया ना, देखिए तो, और लिखे GSTR2 परचेज का GST रिपोर्ट देखने के लिए होता है, GSTR2 सेल्स का GST रिपोर्ट देखने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक GSTR2 परचेज का GST रिपोर्ट देखने के लिए होता है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए GSTR3 भी इन सब की समरी होती है, मतलब परचेज से सबकी क्या होती है, समरी होती है। हो गया, हो गया ना, चलिए। GSTR3B बोला हूँ, 3B, 3 और B फॉर बॉय। हो गया ना। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 4, कल से कंपनी बनाएंगे। सब लोग आज सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ बैठना है। मैं इसीलिए पहले से बोलता रहा हूँ, जगह बैठे रहिए, बाद में नहीं मिलेगा तो बाद में मुझे गलती मत दीजिएगा कि सर जगह नहीं मिल रहा। हो जाएगा ना। चलिए, कल से कंपनी बनेगी, पढ़ के अगला चैप्टर